देखो बेटा, कह रहा है कि ये क्वेश्चन एक ये वाला क्वेश्चन हमें करना है, लेकिन उसके पहले सबसे पहले मैंने जो आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में एक्सरेज के बारे में। कौन सी एक्सरेज के बारे में? कंटिन्यूअस एक्सरेज के बारे में। तो मैंने क्या बोला था? कंटिन्यूअस एक्सरेज, एक्सरे फोटोन जो होता है उसमें एनर्जी कहां से आती है? जो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन आ रहा है एक्सेलरेटेड, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया था उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है। जब वो टारगेट एटम मोलिब्डेनम या टंगस्टन का होता था, है ना, जब उसके पास जाता है तो उसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एटम में वो इस इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। तो इस इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज होता है, और यही काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीज हमें एक्स रे फोटोन के फॉर्म में मिलता है। और ये क्यों मिलता है? मैंने बताया था ये भी कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो रिटार्डेशन हो रहा है उसमें, क्योंकि बाकी के इलेक्ट्रॉन्स एटम में जो टारगेट एटम में है वो रिपेल कर रहे हैं इसको, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और वो फोटोन के फॉर्म में, एक्सरे फोटोन के फॉर्म में मिलती है। तो देखो क्या क्या बताया था, इसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है? कंटिन्यूअस, मतलब इसमें सारी वेवलेंथ मिलती है। मैं कहां से कहां तक? लैम्डा मिनिमम। अब लैम्डा मिनिमम मतलब क्यों? देखो, लैम्डा मिनिमम से कम वेवलेंथ एनर्जी, वेवलेंथ का फोटोन नहीं मिल सकता ना। क्यों? क्योंकि लैम्डा मिनिमम करस्पॉन्डिंग होता है इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी के। मतलब इस इलेक्ट्रॉन की अगर पूरी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाए तो आपको जो फोटोन मिलेगा उसकी मैक्सिमम एनर्जी होगी, और मैक्सिमम एनर्जी होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ वेवलेंथ होगी जिसको हम बोलते थे लैम्डा मिनिमम। अब क्या, जो काइनेटिक एनर्जी देखो पूरी लॉस हो गई, तब आपको सबसे कम वेवलेंथ मतलब सबसे हाईएस्ट एनर्जी का एक्सरे फोटोन मिला। क्या इससे भी ज्यादा एनर्जी मिल सकती है? नहीं मिल सकती है, जब इलेक्ट्रॉन के ही पास नहीं है उससे ज्यादा एनर्जी, है ना। तो यहां लैम्डा मिनिमम से इसके आगे के मिल सकते हैं, मतलब इससे कम लॉस हो सकता है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पूरी लॉस ना हो, आधी हो, तो इससे कम, इससे ज्यादा वेवलेंथ मिल जाएगी आपको, क्योंकि एनर्जी फोटोन की कम होगी। फोटोन की एनर्जी कम तो फोटोन की वेवलेंथ ज्यादा। तो लैम्डा मिनिमम से लेके इन्फिनिटी तक कि कोई भी वेवलेंथ का एक्सरे फोटोन आपको मिल सकता है, मतलब सारी वेवलेंथ का फोटोन मिलेगा। इसका मतलब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ठीक। और लैम्डा एम क्या होता है? एससी अपॉन ईवी। और अगर मैं इसको फॉर्मूला लिख दूं तो एससी की वैल्यू आपको सबको पता है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, और नीचे इलेक्ट्रॉन ये लिखा है, इलेक्ट्रॉन रहेगा ये, और वी किस में लिखोगे? वोल्ट में। तो यहां पर अगर मैं और अच्छे से बता दूं तो इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, क्या बचेगा? 12400 वोल्ट एंगस्ट्रॉम, और अपॉन ये वी, वी किस में लिखोगे? वोल्ट में। जैसे मान, चलो अभी एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको, ठीक। चलो सबसे पहले इसी का यूज करके बता देता हूं मैं। तो देखो एक क्वेश्चन है, इफ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इज 3.1 किलो वोल्ट, ठीक, देन फाइंड आउट कट ऑफ वेवलेंथ। कट ऑफ वेवलेंथ मींस वही लिमिट लैम्डा मिनिमम। तो क्या होता है फॉर्मूला? देखो, लैम्डा मिनिमम बराबर क्या है? 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन ये इलेक्ट्रॉन ई और इंटू वी। अब वी कितना लिखे? तो V देखो कितना है? 3.1 किलो वोल्ट। तो इसका मतलब 3.1 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन खत्म, वोल्ट से ये वोल्ट खत्म, बराबर क्या बचा? 12400 का ये पॉइंट हटा दो, ऊपर एक जीरो बढ़ा दो, तो 3 जीरो से 10⁻³ खत्म, 31 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो 3441, सही है ना? 3 चौको, हाँ 44 आएगा, हाँ 44 एंगस्ट्रॉम। ये हमें वेवलेंथ मिल गई। इस फॉर्मूले का यूज बहुत जरूरी, ध्यान रखना क्या होता है, क्लियर? ये तो हम लोग पढ़ भी चुके हैं। चलो ये हो गया। अब देखो टाइप्स कितने होते हैं? 2 टाइप की होती हैं, सॉफ्ट एक्सरेज और हार्ड एक्सरेज। वेवलेंथ कहां से कहां तक होती है इनकी? 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक। तो हार्ड एक्सरेज की मतलब ज्यादा एनर्जी वाली, मतलब ज्यादा पेनेट्रेटिंग वाली, तो कम वेवलेंथ होगी 0.1 से 10 एंगस्ट्रॉम तक। और सॉफ्ट एक्सरेज की वेवलेंथ ज्यादा होगी, एनर्जी कम होगी, मतलब पेनेट्रेटिंग पावर भी कम होगी, 10 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम। फिर लैम्डा एम प्रोपोर्शनल 1/v, ये तो लिखा हुआ है। एंड लैम्डा एम इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब नहीं है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस पे कौन डिपेंड करता था? अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस पर कौन डिपेंड करता था? बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। आगे लिखा भी है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो एक्सरे फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगी, ठीक। तो लैम्डा एम प्रोपोर्शनल 1/v, और ये सॉरी मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, सॉरी।
चलो लैम्डा एम प्रोपोर्शनल 1/b एंड किस पे डिपेंड नहीं करता ये, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ जो टारगेट एटम था ना मोलिब्डेनम या टंगस्टन का, उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ जेड ऑफ टारगेट एटम। अब ये अभी हम और समझेंगे इसको, जेड के बारे में आगे आएगा। तो अच्छा अगला है इंटेंसिटी, पूरा लिखा था मैंने तो ये लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। पेनेट्रेटिंग पावर ये क्लियर है बिल्कुल, मैंने इन शॉर्ट लिख दिया है सब कुछ। इन्वेंटर कौन थे इसके, प्रोफेसर रॉन्जन। एक्सरेज किसने बनाई थी सबसे पहले, प्रोफेसर रॉन्जन ने। अच्छा कौन से इंस्ट्रूमेंट से बनाई थी, तो कुलिज ट्यूब। इसका आविष्कार किसने किया था, कुलिज ने, डॉक्टर कुलिज ने। एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन आती कहां से है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है एक्सेलरेटेड, उसकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस ही हमें एक्सरे फोटोन की एनर्जी के फॉर्म में मिलता है। तो आई थिंक इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग दूसरे टाइप की एक्सरेज पढ़ेंगे। ये तो कंटिन्यूअस एक्सरेज थी, कौन सी थी, कंटिन्यूअस एक्सरेज। अब एक और होती है, देखो बेटा अभी तक हमने जो एक्सरेज पढ़ी हैं वो थी कंटिन्यूअस एक्सरेज। मतलब क्या होता था देखना, यहां से हम एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन भेजते थे, है ना। ये टारगेट, जो टारगेट था ना मोलिब्डेनम टंगस्टन, उसका एटॉमिक नंबर Z था। तो यहां पे मैंने एक एटम बनाया हुआ उसका, ठीक। तो यहां से जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन आता था वो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके उसको क्या करते थे, रिपेल करते थे। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता था, और वही काइनेटिक एनर्जी का लॉस हमें फोटोन, एक्स रे फोटोन के फॉर्म में मिलता था। ये हमने सीखा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी भी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है वो देखो अब। तो दूसरी पॉसिबिलिटी से अगर एक्स रे फोटोन मिलेगा तो हम उसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, ठीक। अब ये कैसे मिलता है बताते हैं। अच्छा पहले तो अगली बात, ये जो एक्सरेज है हमें लाइन स्पेक्ट्रम देती है। पहले कौन सा, कंटिन्यूअस, मतलब सारी वेवलेंथ थी। लेकिन अभी कुछ डिस्क्रीट एनर्जीज के फोटॉन्स ही मिलेंगे, मतलब कुछ डिस्क्रीट वेवलेंथ ही मिलेंगी या कुछ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी ही मिलेगी। एक ही बात है। तो अब देखो ध्यान से कैसे मिलेगा। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन आया, ये एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन ने भेजा, खूब एनर्जी से भेजा हमने। अब देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन गया, और अब ये पॉसिबिलिटी भी है कि ये किसी, यहां पे देखो जब ये जा रहा है तो किसी भी इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए। अभी टकराया नहीं था पहले, लेकिन अगर ये टकरा जाए, टकराया नहीं है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस तो होना ही है, और वो लॉस हमें एक्सरे फोटोन के यहां अभी भी है। देखो जब ये जाएगा तो यहां पे भी लॉस होगा, तो यहां से भी कंटिन्यूअस एक्सरेज तो निकलेंगी, कंटिन्यूअस वाली तो निकलेंगी। लेकिन अगर इसमें खूब एनर्जी है और ये गया, और मान लो इस इलेक्ट्रॉन से या इस इलेक्ट्रॉन से या किसी भी इलेक्ट्रॉन से, कोई भी इलेक्ट्रॉन से मान लेते हैं, चलो आप एक इलेक्ट्रॉन डिसाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये शेल का नाम बताओ, तो ये होता है KLMN, पता है ना, ये शेल के नाम होते हैं KLMN। तो अब कौन सी शेल के इलेक्ट्रॉन से ये टकराता है, तो किसी से भी टकरा सकता है, K से, L से, M से, है ना। अच्छा अब बेटा एक बात और, सबसे पहले तो ये बताओ, इस K शेल, L शेल, M KLMN जो शेल्स हैं, इनकी कुछ एनर्जी होगी डेफिनेट, कि कुछ भी एनर्जी होगी, डेफिनेट एनर्जी होती है। तो कितनी होगी, तो हम निकाल सकते हैं कैसे, En बराबर माइनस RH Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला, ठीक। चलो तो ये हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब तुम सोचो, पहले मैंने बोला ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, क्या ये फॉर्मूला वैलिड है, या इसको ऐसे बोल RSC एक ही बात है, और इसमें रख दोगे तो वो -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो क्या ये फॉर्मूला यहां वैलिड है, नहीं है। ये वाला फॉर्मूला यहां वैलिड नहीं है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला रदरफोर्ड ने सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बनाया था, मतलब जिसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हाइड्रोजन एटम। हीलियम के लिए वैलिड नहीं है, लेकिन He को एक आयनाइज कर दो, He+ के लिए वैलिड है। लिथियम के लिए वैलिड नहीं है, लेकिन लिथियम को डबली आयनाइज कर दो तो ये वैलिड हो जाएगा, है ना। तो यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले, यूनी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। यूनी मतलब जिसका एक इलेक्ट्रॉन हो जिसमें, लेकिन ये तो एटॉमिक नंबर Z है,
इसका तो एटॉमिक नंबर Z है, मान लो 50 है, इसका एटॉमिक नंबर 60 है, तब ये फॉर्मूला वैलिड है क्या? नहीं है। ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला हम नहीं यूज कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो बाद में देखेंगे उसको। सबसे पहले तो ये बताओ, पहले हम डिस्कस करते हैं फोटोन कैसे आएगा। तो देखना, यहां से मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन हमने भेजा, और मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन टकरा गया किससे? के सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये इलेक्ट्रॉन हमने यहां से भेजा, खूब सारी काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, खूब हाई काइनेटिक एनर्जी है, गया, रिपेल्सन हुआ, इन इलेक्ट्रॉन्स ने इसको रिपेल किया, तो क्या हुआ? फोटोन निकला, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ इसकी। लेकिन इसके पास फिर भी सफिशिएंट एनर्जी है और इससे टकरा गया ये के शेल के इलेक्ट्रॉन से। अब इससे टकराया तो इसकी एनर्जी इसको मिल गई, है ना? तो हुआ क्या? देखो, देखना ध्यान से क्या हुआ। ये इलेक्ट्रॉन टकराया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल गया। देखो ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल गया, के शेल वाला इलेक्ट्रॉन ये भी बाहर निकल गया, और ये वाला जो जा रहा था वो भी आगे भाग गया, वो भी यहां आगे भाग गया। मतलब कुल मिला के ये इलेक्ट्रॉन आया, टकराया और दोनों ऐसे निकल गए कहीं भी। क्लियर? मतलब यहां पे क्या हो गई? यहां पर बेटा एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो गई, वैकेंसी हो गई। अब सोचो, यहां पे ये ऑर्बिट में ज्यादा स्टेबिलिटी है कि ऊपर वाली ऑर्बिट्स में ज्यादा स्टेबिलिटी है? तो जहां लोअर एनर्जी होगी, सबसे ये लोअर एनर्जी, ये हाइयर, ये और हाइयर, है ना? ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन है ये। तो ये ऑर्बिट जो है, फर्स्ट ऑर्बिट, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है ना? यहां पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां पर जो खाली जगह है, इसको फिल करने के लिए कौन आएगा? ऊपर से। कौन सी शेल से? अब देखो के से तो निकला ही है, के के नीचे तो कोई ऑर्बिट है नहीं, तो कहां से आएगा? एल से आएगा, एम से आएगा, एन से आएगा, कोई भी आ सकता है। ठीक, ये प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो इतनी बात तो समझ में आ गई हमें। ओके, तो बेटा अब ध्यान से सुनना, ठीक है? चलो मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को फिल करने के कितने पॉसिबिलिटीज हैं वो बनाते हैं यहां पे। तो देखो, सबसे पहले मैं एनर्जी लेवल्स बना रहा हूं यहां पे। तो ये हमने ऐसे बना लेते हैं, ठीक? चलो, ये है के शेल, ये एल, ये एम, ये एन, ये और आगे ओ, ऐसे नाम लिखते जाते हैं। अब सबसे पहले बताओ वैकेंसी कहां थी, कहां पे वैकेंसी क्रिएट हुई? के शेल में। तो इसको भरने के लिए सबसे पहली प्रोबेबिलिटी तो यह है कि एल सेल से इलेक्ट्रॉन आ जाए, है ना? फिर हो सकता है कि एम से आ जाए, एक ही होगा, ये थोड़ी कि दोनों आ जाएंगे। या हो सकता है एन से आ जाए, हो सकता है ओ से आ जाए, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है। लेकिन अब देखो, कोई भी जब इलेक्ट्रॉन इसको फिल नीचे, ऊपर से नीचे आएगा, तो एनर्जी लेवल के, एनर्जी के डिफरेंस के बराबर क्या निकालेगा? एनर्जी निकालेगा। ये तो हमें पता है, बिल्कुल सही बात है। चलो भाई, तो अगर जैसे मान लेते हैं सबसे पहले ये एल से आया इलेक्ट्रॉन, तो जो फोटोन निकलेगा उसे बोलोगे एक्स रे फोटोन, और वो किस सीरीज का होगा? वो होगा के सीरीज का। ये के सीरीज है, ये पूरी सीरीज का नाम क्या है? के सीरीज। ध्यान रखना, इसका नाम होता है के अल्फा। तो के अल्फा एक्सरे मिलेगी आपको। कौन सी? के अल्फा एक्सरे। और एनर्जी कितनी होगी इसकी? इस एक्सरे फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? इसकी एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी, है ना? इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस। अगर मान लो ये एम से आता है, तो इस एक्सरे फोटोन जो एनर्जी निकालेगा, इसकी एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी, उसको बोलोगे आप के बीटा। फिर ऐसा ही तीसरा वाला, इसको बोलोगे आप के गामा। ऐसे ही आगे के डेल्टा। आपको जो नाम देना हो, ठीक? फर्स्ट 1 2 3 4 दे दो। लेकिन ध्यान रखना, मान लो हम तुमसे कहें दूसरी, मान लो हम तुमसे कहें पहली लाइन, के सीरीज की पहली लाइन, तो फिर यहां एल से इसमें आएगा, ठीक? यहां पे एन बराबर क्या है? 1, एन बराबर क्या है? 2, इसका एन बराबर क्या है? 3, एन बराबर 4, एन बराबर 5। तो के सीरीज के लिए ये एन बराबर 1 में ही आना पड़ेगा। अब कहां से? तो एन बराबर 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है। अगर 2 से आएगा 1 में, तो फर्स्ट लाइन क्या नाम है? के अल्फा। अगर 3 से 1 में आता है तो के बीटा, 4 से 1 में आता है तो के गामा। ऐसे नाम लिखते हैं। सिंपल, बहुत सिंपल है। चलो, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब मान लेते हैं कि यही इलेक्ट्रॉन
के वाले इलेक्ट्रॉन के सेल के इलेक्ट्रॉन से नहीं टकराया, एल सेल के इलेक्ट्रॉन से टकरा गया और उसको बाहर निकाल दिया, तो क्या यहां से के से थोड़ी ऊपर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब एल से निकला है तो एम से शुरुआत होगी, यहां से आएगा, यहां से आएगा, ऐसे आएगा। क्लियर? तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है तो पहली चांस है कि यहां से फिल कर दे इसको, ये फिर यहां से फिल कर दे ये इसको, फिर यहां से फिल कर दे, और भी ऊपर होंगे। क्लियर? जितना भी फील्ड है, जितनी भी फील्ड ऑर्बिट्स होंगी उनसे आ सकता है। तो इसको बोलते हैं एल सीरीज। कौन सी सीरीज? एल सीरीज। और इसका नाम क्या है? देखो, एल अल्फा, इसका एल बीटा, इसका एल गामा, या 1 2 3 आपकी मर्जी। ऐसे अगर इसका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए तो फिर यहां से प्रोबेबिलिटी है, यहां से प्रोबेबिलिटी है। इसको बोलोगे आप एम अल्फा, इसको बोलोगे एम बीटा। तो यार बड़ा सिंपल लग रहा है ये तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब ये बताओ मुझे कि ये जो एक्सरे फोटॉन्स निकल सकते हैं, क्या इनकी कोई भी एनर्जी पॉसिबल है? नहीं। एनर्जी लेवल्स जो होंगे उनकी एनर्जी के डिफरेंस के बराबर ही इन सारे फोटॉन्स की एनर्जी हो सकती है। इसका मतलब कुछ डेफिनेट एनर्जीज हैं, और ऐसी स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक? कंटिन्यूअस में क्या होता था? साफ निकलते थे। लाइन में कुछ डिस्क्रीट एनर्जीज या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज या डिस्क्रीट वेवलेंथ के फोटोन ही आपको मिलेंगे। तो कौन सा स्पेक्ट्रम हो गया? लाइन स्पेक्ट्रम। नामकरण कैसे करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है? अब मैंने देखो यहां पे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है? व्हेन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स टू एनी इलेक्ट्रॉन ऑफ टारगेट एटम, जिसका एटॉमिक नंबर Z है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू दैट इलेक्ट्रॉन एंड इजेक्ट्स इट आउट फ्रॉम द शेल। सही है? सो देयर कम्स अ वैकेंसी इन दैट ऑर्बिट। नाउ एनी अपर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन कम्स टू फिल दिस vacancy and emits a photon of energy equal to the difference of energies of the two energy levels. This photon is X-ray photon of corresponding energy, and these type of X-rays are called characteristic X-rays. Clear? अब थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा। ये बताओ, किसी भी एनर्जी, किसी भी ऑर्बिट या एनर्जी लेवल की जो एनर्जी होती है वो तो यार Z स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है ना? Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। तो N तो छोड़ो, N पर अब अगर मैं इस टारगेट एटम को अलग अलग चेंज करूं, मान लो दूसरा और ज्यादा Z वाला कोई टारगेट एटम ले लें, तो उसका Z ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो फिर अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो यहां से जो एक्सरे फोटोन निकलेंगे उनकी भी एनर्जी ज्यादा मिलेगी आपको, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटॉन्स निकलेंगे, है ना, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटॉन्स निकलेंगे, इनकी जो एनर्जी होगी या एक्सरेज की वेवलेंथ होगी या फ्रीक्वेंसी होगी, वो किस पे डिपेंड करने वाली है? Z पे, ना कि एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे। अब यही ध्यान रखो, कंटिन्यूअस एक्सरेज में किस पे डिपेंड कर रहा था? लैम्डा। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे, क्योंकि एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो उसका लॉस ज्यादा होगा। जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही तो लॉस हो सकता है। तो एक्सरे फोटोन जो निकलेगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब वेवलेंथ कम होगी। तो वेवलेंथ ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे डिपेंड्स ऑन अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फिलामेंट। और यहां पर चलो अच्छा, मैंने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन के पास खूब एनर्जी थी, इसने इसको निकाल दिया। अब अगर मैं इसी इलेक्ट्रॉन को डबल एनर्जी दे दूं और फिर से ये इसी इलेक्ट्रॉन को निकाले, मैंने बोला, तो यही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो क्या यहां से जो फोटॉन्स आएंगे, यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे फिल करने के लिए, वो ज्यादा एनर्जी निकाल देगा क्या? इससे यही वाली एनर्जी ही निकल सकती है। इसको तुम चाहे जितनी एनर्जी दे दो, समझे कि नहीं? अगर इसको डबल एनर्जी से भेजा तो भी ये इसको निकाल दिया इसमें, तो जो अब एनर्जी आएगी फोटोन की, कौन से? देखो, पहले तो जब ये डबल करोगे तो यहां जो जाएगा, जब ये लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी का, तो कंटिन्यूअस वाले ज्यादा निकलेंगे। कंटिन्यूअस एक्सरेज की एनर्जी ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी, लेकिन जब ये इजेक्ट हो जाएगा तो यहां से फिल करने के लिए जो आएगा, वो जो एनर्जी निकालेगा वो कैरेक्टरिस्टिक फोटोन होंगे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज वाले फोटॉन्स होंगे। उनकी एनर्जी तो यही हो सकती है ना। मतलब क्या लिखोगे नोट में? कैरेक्टरिस्टिक एक्स नंबर 1, नोट नंबर 1,
कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी और लैम्डा ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज डिपेंड्स ऑन Z ऑफ टारगेट एटम। ये तो हमने अभी देखा कि ये सारी एनर्जी बढ़ जाएंगी अगर Z ज्यादा होगा तो, क्योंकि एनर्जी लेवल की एनर्जी बढ़ जाएगी तो फिर एमिटेड एनर्जी भी बढ़ जाएगी। नंबर 2 एनर्जी, नंबर 2 का इसी में लिख दे रही एटम एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ या अप्लाइड वोल्टेज, सीधा लिख दो, डज नॉट डिपेंड ऑन अप्लाइड वोल्टेज। समझ गए? जो अप्लाइड वोल्टेज है इलेक्ट्रॉन को एक्सरेट कर, उस पर डिपेंड नहीं करता, उस पर डिपेंड करेगी कंटिन्यूअस एक्सरेज की एनर्जी या वेवलेंथ। चलो तो इतनी बात तो आई थिंक सब लोग समझ गए। ये नाम जरूर ध्यान रखेंगे हम लोग, आई थिंक क्लियर होगी इतनी बात। देखो बेटा, जैसे आपको याद होगा हमने कंटिन्यूअस एक्सरेज के लिए एक ग्राफ बनाया था, किसका? इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा, याद है ना? तो क्या होता था उसमें कि लैम्डा मिनिमम होती थी एक एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के लिए। तो यहां से ग्राफ स्टार्ट होता था और ऐसे जाता था, याद है? ग्राफ इस तरीके से कुछ ऐसे चला जाता था इंफिनिटी तक, है ना? ये वोल्टेज V1 है और ये लैम्डा मिनिमम 1 है। अगर मैं वोल्टेज बढ़ा दूं तो ये लैम्डा मिनिमम जो है वो और कम हो जाता है, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी, तो जो लैम्डा मिनिमम होगी वो और कम हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि फोटोन और ज्यादा एनर्जी का निकलेगा, तो यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये ऐसे ग्राफ चला जाता। तो V2 ज्यादा तो लैम्डा M2 कम, ये हमने पढ़ चुके हैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी I फॉर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज प्लस कंटिन्यूअस एक्सरेज। देखो दोनों साथ में प्रोड्यूस होती हैं। होता क्या है, हमने टारगेट के तरफ इलेक्ट्रॉन भेजा, जैसे इलेक्ट्रॉन अंदर गया रिपल्सन शुरू हो गया, मतलब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी शुरू हो गया। तो कंटिन्यूअस एक्सरेज तो निकलने वाली है ही लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की वजह से, और साथ में वही इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक भी कर गया तो उसने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया, तो एक डिस्क्रीट एनर्जी और मिली आपको, जो ऊपर से ट्रांजिशन की वजह से निकलेगी। ऊपर से इलेक्ट्रॉन वैकेंसी को फिल करने के लिए आता है, उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की होगी। अब देखो ध्यान से, तो कंबाइंड अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो मैंने क्या किया बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, एक वोल्टेज ले लिया पहले तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, और एक कोई एटम ले ली, टारगेट एटम फिक्स कर लिया। क्या क्या फिक्स कर लिया? इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने वाला वोल्टेज फिक्स कर लिया, और जिस टारगेट पे टकराने जा रहा है वो टारगेट फिक्स कर लिया, जिसका एटॉमिक नंबर है Z। अब हमने ग्राफ बनाया, तो देखो अगर कंटिन्यूअस एक्सरेज मिले तो वो तो ऐसे मिलती है हमें, लेकिन इसमें साथ में अगर टकरा गया वो तो कैरेक्टरिस्टिक भी मिलेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक जो मिलेगा हमें उसका कंबाइंड ग्राफ अब हम बना रहे हैं, कंटिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक कंबाइंड। तो होता क्या है, देखना ध्यान से, यहां पे कुछ पीक्स मिलती हैं हमें, ऐसे ये ऐसे कुछ पीक्स मिल जाती हैं बेटा। देखो अब ध्यान से, ये पीक जो है ये करस्पॉन्डिंग इसकी लैम्डा क्या है, ये इस पीक के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या है, ये है। तो इसको मैंने बोला लैम्डा। चलो देखते हैं, सुनना ध्यान से। तो हुआ क्या, यहां पर जब हम इस लैम्डा पे आए, देखो ये वाली लैम्डा, इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी देखो एकदम से हाई हो गई। देखो कितनी हाई इंटेंसिटी मिली है ना, इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट मिलेगा, टिप। तो ये इंटेंसिटी I1, चलो ये लैम्डा 1, ये I1, और यहां देखो ये लैम्डा 2 और इसके करस्पॉन्डिंग ये मिला हमें I2। इतनी बात क्लियर है? ठीक, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज क्या है, V। ठीक, ये क्या है बेटा, ये है लैम्डा M, ये लैम्डा मिनिमम है। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहां पर ये इंटेंसिटी एकदम से हाई कैसे मिल गई हमें, और यहां ये इंटेंसिटी हाई कैसे मिल गई हमें, ये समझ। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या है पहले ये बताओ। सबसे पहले तो इंटेंसिटी का मतलब पता होना चाहिए, है ना।
तो इंटेंसिटी का मतलब मैंने बताया था, एक्सरे की इंटेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एक्सरे फोटॉन्स जितने ज्यादा होंगे पर सेकेंड उतनी ज्यादा इंटेंसिटी की एक्सरे होगी। तो इस वेवलेंथ, ये वाली जो वेवलेंथ है, ये वाली जो वेवलेंथ है, इसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ जिस एक्सरे फोटोन की वेवलेंथ ये होगी उस एक्सरे फोटोन का नंबर सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स इस एक्सरे लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग फोटॉन्स बहुत ज्यादा है और लैम्डा 2 वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स बहुत ज्यादा है। ठीक, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि अब सोचो आप, इलेक्ट्रॉन जो हमने भेजा है ना, उसके टकर जो हमने एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन भेजा है, उस इलेक्ट्रॉन के जो टारगेट एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, सोचो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत। जेड कितना ज्यादा लेते हैं, मॉलिब्डेनम या टंगस्टन, इसीलिए तो जेड ज्यादा लिया जाता है ताकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों उस टारगेट एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो इस जो हमने इलेक्ट्रॉन भेजा है उसकी टारगेट एटम के इलेक्ट्रॉन्स से टकराने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। देखो ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन्स, यहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे, तो यहां से जो आपने इलेक्ट्रॉन भेजा है उसकी इलेक्ट्रॉन्स से टकराने की किसी भी ऑर्बिट के प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स आप भेजो, एक ही थोड़ी भेजोगी, हजारों इलेक्ट्रॉन्स भेजते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भेजते हैं। तो वो जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आप भेज रहे हो यहां से, उनके, अब यहां पे भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ही एटम थोड़ी है, करोड़ों एटम है। टारगेट का सब्सटेंस होता है, इतना कोई टुकड़ा होता है, मास होता है उसमें, तो हजारों करोड़ों अरबों खरबों क्या होंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आप भेज रहे हो उनकी इन इलेक्ट्रॉन से टकराने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। मतलब टकराने से कौन से एक्सरे निकलता है, टकराने से कौन सा एक्सरे निकलता है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। मतलब कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के जो फोटॉन्स हैं उनकी नंबर बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि यहां कॉलिजन बहुत ज्यादा होगी, तो ये बाहर निकल जाएंगे। फिल करने के लिए नीचे, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो फोटॉन निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के फोटॉन्स की नंबर बहुत ज्यादा होने वाली है, नंबर बहुत ज्यादा होने वाली है, मतलब इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होने वाली है। तो यही देखो, ये इंटेंसिटी ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो ये क्या है, ये जो वेवलेंथ है लैम्डा 1 लैम्डा 2, और भी हो सकती है, ये कोई भी हो सकती है, इनमें से कोई भी हो सकती है ना। तो मैंने कुछ बनाई है। तो कह रहा है, क्या समझे हम, कि जहां पे पीक्स मिलती हैं, पीक माने एकदम से, देखो यहां पे इंटेंसिटी इतनी थी और पीक मिली मतलब इंटेंसिटी इतनी हो गई, यहां देखो इंटेंसिटी इतनी थी और पीक मिली मतलब इंटेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई। तो ये कौन सी वेवलेंथ है, ये जो वेवलेंथ है ये कौन से फोटोन की है, कौन से एक्सरेज की है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटॉन्स की वेवलेंथ है ये। ठीक, तो क्या सीख गए हम लोग कि कुछ वेवलेंथ ऐसी होती हैं, कंटिन्यूस, देखो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम था, लेकिन कुछ ऐसी वेवलेंथ स्पेसिफिक मिल गई जिनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, और यही करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटॉन्स हैं। क्लियर? तो अब ये बताना है हमें कि इनमें से, चलो मान लेते हैं कि ये के अल्फा, देखना ध्यान से, इनमें से एक है के अल्फा और एक है के बीटा, मान लेते हैं। ठीक, एक है के अल्फा और एक है के बीटा, दो बनाई ना हमने, मान लेते हैं के सीरीज की है, मुझे पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मैंने मान लिया कि ये के अल्फा और के बीटा है, तो अब बताओ कौन सी के अल्फा है, कौन सी के बीटा है। तो पहले देखो, ये वाली वेवलेंथ, मतलब ये वाली जो एक्सरे फोटोन है इसकी वेवलेंथ कम है, और ये वाली फोटोन जो है इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, मतलब इसकी एनर्जी, वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि E बराबर, मतलब इसकी जो एनर्जी होगी करस्पॉन्डिंग लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग, लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी E1, क्या होता है, फोटोन की एनर्जी hc बाय लैम्डा 1। मान लेते हैं कि इस फोटोन की एनर्जी E1 है, तो E1 बराबर hc अपॉन लैम्डा 1। और लैम्डा 2 के लिए देखोगे तो E2, अगर हम लैम्डा 2 के लिए देखें तो E2 बराबर हो जाएगा hc बाय लैम्डा 2। अब इन दोनों इक्वेशंस में देखो कौन सी लैम्डा ज्यादा है, लैम्डा 1 कम है, तो यहां लिखेंगे हम सिंस लैम्डा 1 लेस देन लैम्डा 2 सो E1 ग्रेटर देन E2, सो E1 ग्रेटर देन E2, मतलब ये एनर्जी ज्यादा है, ये वाली एनर्जी हाई है और ये वाली एनर्जी लो है। अब मैंने बोला इन दोनों में से एक के अल्फा है और एक के बीटा है, तो बताओ कौन सी के अल्फा है। तो देख लो यहां पे
कौन सी एनर्जी ज्यादा निकलेगी, तो के अल्फा में तो इतनी एनर्जी निकलेगी और के बीटा में ये एनर्जी निकलेगी, इतनी एनर्जी का डिफरेंस है। और यहां तो कौन सा कम एनर्जी है, के अल्फा का एनर्जी कम है, तो ये वाली होगी के अल्फा और ये वाली होगी के बीटा। के बीटा क्लियर। अगर मैं एल का बोलता, एल अल्फा और एल बीटा, तो ये होती एल बीटा और ये होती एल अल्फा। क्यों? क्योंकि एल बीटा की, एल अल्फा की एनर्जी कम है और एल बीटा की एनर्जी ज्यादा है। तो एल बीटा की एनर्जी अगर ज्यादा है तो ये वाला वेवलेंथ कम है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो ये एल बीटा होगा। समझ गए? तो आई थिंक ये 100% सभी लोग क्लियरली समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल देके बताया है। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का ग्राफ। अब हम इसी में कुछ और भी क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये तो पहचान लोगे कौन सा के अल्फा कौन सा के बीटा है। चलो बेटा अब देखो, ये बता देते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं हम लोग एक क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं। अगर मैं वोल्टेज बढ़ा दूं, देखना ध्यान से, ये वाला ग्राफ बनाया मैंने, ये पीक मिला, ये पीक मिला और ये हो गया। देखो ये है के बीटा, तो छोड़ो, यहां पे ऐसे लिख देते हैं लैम्डा के बीटा, सही है। और ये वाली जो वेवलेंथ है वो है करस्पॉन्डिंग लैम्डा के अल्फा। ठीक, और ये क्या है भैया, लैम्डा मिनिमम। ठीक, अच्छा वोल्टेज कितना है, वोल्टेज मान लेते हैं है V1। ठीक, अब मैंने क्या किया, वोल्टेज बढ़ा दिया। ठीक, चलो वोल्टेज बढ़ा देते हैं। अगर मैं वोल्टेज बढ़ा दूं तो कह रहा है बताओ इनका ग्राफ कैसा होगा। समझ गए ना, कह रहा है बताओ ये ग्राफ कहां जाएगा। मतलब ये वाली जो वेवलेंथ है और ये वाली जो वेवलेंथ है और ये वाली वेवलेंथ है, इनमें क्या शिफ्टिंग होगी। तो क्या सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ये इंटेंसिटी और ये वोल्टेज, मैंने वोल्टेज बढ़ाया तो देखो यही ग्राफ कैसा जाएगा। ये बताओ पहले, क्या वोल्टेज बढ़ा, अच्छा Z कांस्टेंट है, Z कांस्टेंट है, V1 और Z मतलब एटॉमिक नंबर तो वही है। ठीक, अब मैंने Z वही रखा और वोल्टेज बढ़ा दिया, तो वोल्टेज बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो यहां ये वेवलेंथ तो कम हो जाएगी। ऐसे बनाते हैं, ये वाली लैम्डा मिनिमम तो कम हो जाएगी, लैम्डा मिनिमम 1, तो यहां ये शिफ्ट हो जाएगा यहां। लेकिन क्या ये बढ़ जाएगा, लैम्डा के बीटा और के अल्फा बढ़ेगा? नहीं, क्योंकि Z तो वही है, Z वही है तो ये एनर्जी लेवल्स की एनर्जी वही होगी, तो ये डिफरेंस भी वही रहेगा। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि ये लैम्डा मिनिमम यहां शिफ्ट हो जाएगा और यही ग्राफ ऐसे पहुंच जाएगा कुछ, मतलब यही पीक्स आपको यही मिलेंगी। ठीक, पीक्स आपको यही मिलेंगी, पीक्स चेंज नहीं होगी। बस होगा क्या, होगा क्या, टोटल एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब ये देखो, ये जो ग्राफ जा रहा था वो यहां से जाएगा, तो ये एरिया बढ़ जाएगा, और एरिया आपको याद होगा आई और लैम्डा का एरिया टोटल एनर्जी बताता है। इंटेंसिटी माने क्या होता है, टोटल एनर्जी। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो ये टोटल एनर्जी आ जाएगी सारी वेवलेंथ के लिए, 0 लैम्डा मिनिमम, ये हो जाएगा लैम्डा मिनिमम 2। ये मैंने उसमें रेडिएशन में ही बताया है। देखो इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, इस एरिया को निकालूं, तो ये आएगा इंटीग्रेशन आई इंटू डी लैम्डा, और लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी, या 0 टू नहीं, लैम्डा मिनिमम टू इन्फिनिटी, लैम्डा मिनिमम। तो ये तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। आई क्या होता है, इंटेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम, और करस्पॉन्डिंग टू यूनिट एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ। याद करो वहां पे रेंज बताई थी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर में, वही है ये। तो यहां पे आई पे जाओ, लैम्डा पे जाओ और फिर डी लैम्डा पे जाओ। एरिया निकालने का तरीका क्या है यार, सिंपल सा है। देखो आई और ये लैम्डा और ये है हमारा ग्राफ। तो अगर मैं एरिया निकालूं तो यहां से पहले तो जाओगे आप क्या, लैम्डा पे, फिर जाओगे डी लैम्डा पे, ये है लैम्डा और ये डी लैम्डा, तो ये डी लैम्डा ध्यान रखना, और फिर एनर्जी लाइन खींचोगे दो, तो यहां करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी आई है, तो ये एरिया कितना होगा, आई इंटू डी लैम्डा, आई इंटू डी लैम्डा। तो ये हो गई डी लैम्डा में एनर्जी।
तो लैम्डा मिनिमम से इन्फिनिटी तक के इंटीग्रेट कर दो तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, समझ गए। तो क्या देखा हमने देखा कि भैया जो वोल्टेज बढ़ाने से लैम्डा मिनिमम तो कम हो गई, कंटिन्यूअस एक्सरेज की वेवलेंथ तो कम हो गई, क्योंकि याद है लैम्डा एम प्रोपोर्शनल 1/v, ये V1 है और ये V2 वोल्टेज है और Z वही है, तो यहां V2 ग्रेटर देन V1, दैट्स व्हाई लैम्डा M2 लेस देन लैम्डा M1, बट सिंस Z इज कांस्टेंट दैट्स व्हाई लैम्डा के बीटा एंड लैम्डा के अल्फा यही रहेंगे, यहीं पे पीक मिलेगी आपको, क्योंकि ये वाली एनर्जी चेंज होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि Z ही नहीं बदल रहे हो आप, जब तक Z नहीं बदलोगे तब तक ये एनर्जी लेवल्स की एनर्जी नहीं बढ़ेगी, और लैम्डा भी, इनके करस्पॉन्डिंग लैम्डा भी नहीं बदलेगी। तो आई थिंक ये वाली बात भी आप सब लोग समझ गए होंगे। अब ये मिटा देते हैं सब। बेटा अब हमें ये जो हमने वेवलेंथ मैंने बोला अभी, मान लो हमें ये लैम्डा के अल्फा लैम्डा के बीटा निकालना है, तो हम क्या करें? लैम्डा मिनिमम निकालना तो हम सीख चुके हैं, लेकिन क्या नहीं सीखे हम? अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो हैं उनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी निकालना नहीं सीखा है, तो अब हम वही निकालना सीखेंगे। तो ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या सीख रहे हैं हम? हाउ टू, देखो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1/λ इक्वल R ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू Z²। बेटा ये फॉर्मूला सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए वैलिड है, बाकी हमारे इस एटम के लिए वैलिड नहीं है। टारगेट एटम के लिए उसमें Z बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके लिए वैलिड नहीं है। ना ही ये फॉर्मूला वैलिड है, EM बराबर माइनस RHC Z²/n², ये कुछ नहीं तो एनर्जी इससे निकाल के हो तुम HC/λ लगा दो, समझे? तो लैम्डा आ जाए, वही ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा वो। तो ये नहीं करना है हमें, समझ गए ना? तो मतलब ये समझो EN1 निकालोगे, फिर EN2 निकालोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे, तभी तो डेल्टा ही आएगा। फोटोन जो निकला है वो एनर्जी लेवल की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होता है, तो EN1 और ऐसे EN2 निकाल लोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे तो डेल्टा ही आ जाएगा, उसको HC/λ कर दोगे तो ये आ जाएगा। लेकिन ये वैलिड ही नहीं है, ध्यान रखना, ये सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए वैलिड है। तो फिर हम कौन सा यूज करेंगे? तो अब एक साइंटिस्ट थे, ये वाले जो साइंटिस्ट हैं ये सीरियसली खतरनाक साइंटिस्ट थे, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, काफी टैलेंटेड साइंटिस्ट थे। इनका नाम था मोजले। तो हम लोग अब सीखने जा रहे हैं मोजलेज लॉ। तो भैया ये मोजलेज लॉ क्या होता है, किसके लिए है, पहले तो ये तो बताओ। ये मोजलेज लॉ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांजैक्शन करता है, तब जो एनर्जी निकलती है या फोटोन निकलता है उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ निकालने के लिए ये लॉ है। तो क्या किया इन्होंने कैसे लॉ दिया? बहुत बढ़िया लॉ दिया था। और ध्यान रखना, अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाए तो हमें यही यूज करना है जो मैं अब बताने जा रहा हूं। अगर यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स हैं, तो जो आप पढ़ चुके हो रदरफोर्ड या बोर वाला, वो सब करना है आपको, ठीक? तो देखते हैं मोजलेज लॉ में क्या था। तो मोजले ने क्या किया? सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? न्यू। तो अंडर रूट न्यू, फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट ले लो, फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट ले लेना है, फ्रीक्वेंसी अंडर रूट, और यहां पर Z क्या? एटॉमिक नंबर। तो Z क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट एटम, ठीक है? एक्सरेज में जो टारगेट एटम लेते थे, टारगेट एटम का Z है, और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो उसने क्या किया? अलग अलग Z के टारगेट लिए, Z खूब बदला, ठीक है? Z को बदला 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, कुछ भी Z वाला टारगेट एटम लिया, टारगेट बनाया और उस पर इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग की, और जो एक्सरेज निकली उनकी फ्रीक्वेंसी न्यू थी, उसका अंडर रूट के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक? तो उन्होंने क्या देखा?
देखो ध्यान से, उन्होंने क्या देखा कि जो ग्राफ बना वो कुछ ऐसा बनता है, ऐसा स्ट्रेट लाइन ऐसा बनता है या ऐसा बनता है, समझ गए ना। किसी भी टाइप से ये ग्राफ बनते हैं और अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस भी बदलते गए, वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस भी बदलते गए और उन्होंने देखा कि जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है जो कि ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। ये एक्सपेरिमेंटल है, क्लियर। तो मोजले ने क्या किया समझ गए, डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंसेस पे अलग अलग एटॉमिक नंबर वाले टारगेट एटम्स लेके उनसे बनने वाली एक्सरेज, कौन सी, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी और उनके टारगेट एटम के एटॉमिक नंबर Z के बीच में ग्राफ ड्रॉ किए। तो उन्हें सारे ग्राफ क्या मिले, स्ट्रेट लाइंस मिले जो ओरिजिन से पास नहीं हो रहे थे। चलो बहुत बढ़िया, तो चलो ये मिल गया, एक ग्राफ है ये, ठीक स्ट्रेट लाइन मिला उन्हें। अब उन्होंने इसकी इक्वेशन लिखी, तो देखते जाना ध्यान से क्या क्या हुआ। तो इक्वेशन ऑफ मोजले लॉ, मोजलेस लॉ क्या है, बस यही इसी की इक्वेशन लिखना है, इसकी इक्वेशन लिख दो, वही मोजलेस लॉ है। तो इसकी इक्वेशन ये हुई, अंडर रूट न्यू, स्ट्रेट लाइन है ना, तो अंडर रूट न्यू इक्वल, अरे y बराबर mx प्लस सी, लेकिन इंटरसेप्ट यहां नेगेटिव आने वाला है, ठीक। तो y बराबर कुछ नहीं, इन्होंने जो लिखा देखो क्या है, y अंडर रूट न्यू इक्वल a इंटू जेड माइनस बी। इस तरीके की उन्होंने एक इक्वेशन दी और इसी को हम कहते हैं मोजलेस लॉ। ये इक्वेशन, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, मोजलेस लॉ। तो आई थिंक ये बड़ा सिंपल सा है ना। चलो अब देखो ध्यान से, तो अब क्या होगा, ये तो इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक, जहां वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, ए और बी कॉन्स्टेंट है, जहां बी को क्या बोलते हैं, इसका आपने जरूर नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं शील्डिंग कांस्टेंट या शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक। ये हमें याद रखना है, बी की वैल्यू, जो ये बी की वैल्यू है ये हमें दी होती है और ए की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं, क्या होता है, यही हमें सीखना है, ठीक। चलो भैया, तो ये तो हो गया अंडर रूट न्यू। अब हमें चाहिए एक्चुअली में लैम्डा निकाल लेते हैं, वेवलेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा पहले तो एक बात, वो जो मैंने यहाँ पे एनर्जी डायग्राम बनाया था वो सबको याद होना चाहिए, यहाँ पे एनर्जी लेवल्स बनाए थे ना हमने, ये तो सबसे पहले जरूरी है। तो ये बनाए थे मैंने, तो ये के शेल थी ये KLMNO ऐसे था, और के सीरीज की लाइंस हमें कब मिलती थी, जब यहां से ये ट्रांजिशन होते थे, सॉरी, ठीक। ये एल सीरीज थी, क्लियर है, ये एम सीरीज थी, है ना, ऐसे मिलते थे। तो ये देखो लाइन के नाम क्या थे, के अल्फा, के बीटा, के गामा, सब लिखने हैं आप तुम, ठीक। चलो ये एन बराबर क्या है यहां पे, इसके लिए एन बराबर क्या होता है 1, इसके लिए एन बराबर होता है 2, इसके लिए एन बराबर होता है 3, 4, 5, क्लियर। अब सुनो, तो ये इक्वेशन है, बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे वेवलेंथ निकालनी है, ठीक। तो मैं वेवलेंथ के लिए क्या लिख देता हूं, अंडर रूट न्यू है, इसका स्क्वायर कर दो पहले, तो स्क्वायर कर दो, तो ये बन जाएगा न्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और ये जेड माइनस बी का होल स्क्वायर। अब न्यू की जगह पे सी बाय लैम्डा डाल दो, हम जानते हैं न्यू बराबर सी बाय लैम्डा, तो यहां पे लिख देते हैं न्यू बराबर सी बाय लैम्डा। चलो डाल दो यहां पे, तो बेटा ये न्यू बराबर सी बाय लैम्डा, तो सी स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जेड माइनस बी का होल स्क्वायर, सही है, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। इसमें एक काम और कर लेते हैं, 1 बाय लैम्डा बराबर हो जाएगा 1 बाय लैम्डा स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और ये जेड माइनस बी का होल स्क्वायर, सही है ना। सॉरी ये न्यू का स्क्वायर कहां से हो गया, आई एम सॉरी, ये अंडर रूट न्यू है तो न्यू बचेगा ये, ठीक। तो न्यू बराबर ये हो जाएगा, इतना तो क्लियर है। और यहां पे न्यू की जगह पे डाल दो अब सी बाय लैम्डा, तो यहां पे सी आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 बाय लैम्डा। तो इसको मैंने मान लिया सेकेंड इक्वेशन,
चलो, ये तो मोजलेस लॉ ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बेस पे, और एक्सपेरिमेंटल चीज गलत तो होती नहीं है ना, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब उसने क्या किया, देखो जिस टाइम पे मोजले ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसी टाइम पे उसके जस्ट पहले 1-2-4 साल पहले वो बोर ने अपना पोस्टुलेट दिया था, कौन सा, कि जब एनर्जी निकलती है ऊपर से, जब इलेक्ट्रॉन नीचे आता है, डी एक्साइटेशन होता है तो फोटोन निकलता है, और वो फोटोन की एनर्जी होती है कितनी, E2 माइनस E1, है ना, और उससे hc लैम्डा करके उसने फॉर्मूला निकाल दिया था 1/लैम्डा। 1/लैम्डा को वेव नंबर कहते हैं, लैम्डा को वेवलेंथ कहते हैं, और 1/लैम्डा को वेव नंबर कहते हैं, ध्यान रखना मैंने बताया नहीं अभी। तो 1/लैम्डा इक्वल आ गया था क्या, R, और ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, याद है ना, वो फॉर्मूला था। तो लेकिन वो वाला फॉर्मूला तो किसके लिए था, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम के लिए, है ना। तो यही, अब देखो ध्यान से कितना बढ़िया उसमें इंप्रूवमेंट किया है मोजले में, तो देखना ध्यान से, उसी फॉर्मूले से उसने क्या किया, एक नया फॉर्मूला बनाया। बोर का जो फॉर्मूला था 1/लैम्डा इक्वल R, ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ये किसके लिए था, यूनि इलेक्ट्रॉन एटम के लिए। लेकिन यहां तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, ये तो बहुत सारे एटम्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में, Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कैसे मॉडिफाई कर दिया था इसने, देखो उसी फॉर्मूले को। तो अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, क्या था भैया, 1/लैम्डा इक्वल, 1/लैम्डा इक्वल R, 1/लैम्डा इक्वल R, और ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर और इंटू जेड स्क्वायर, यही था ना। ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी कौन सी 3। चलो इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब समझो ध्यान से, तो उसने बोला यार ये वाला फॉर्मूला 1/लैम्डा लिखा है, इसमें भी 1/लैम्डा लिखा है, मतलब लैम्डा की जगह लैम्डा हो गया, और Z की जगह पे, यहां एटॉमिक नंबर है तो यहां Z की जगह पे Z माइनस बी का स्क्वायर आ गया, Z स्क्वायर की जगह पे Z माइनस बी का स्क्वायर आ गया, ठीक। तो उसने ये बोला कि ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल एक जैसा है यार, हमें तो कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है इसमें, सब कुछ सेम है ना। तो उसने बोला कि ये वाला फॉर्मूला यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए सही है, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए सही नहीं है। यहां पे Z नहीं होना चाहिए, Z की जगह पे क्या होना चाहिए, Z माइनस, देखो Z स्क्वायर बराबर ये, कंपेयर कर दो, तो कंपेयरिंग 2 and 3, कंपेयरिंग 2 and 3, ठीक। और कंपेयर किया तो देखो यहां पे Z की जगह पे आ गया Z माइनस बी, इसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो देखो यहां पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या था, Z माइनस बी, समझ गए, ये होगा। और A स्क्वायर अपॉन सी की जगह पे ये आ जाएगा पूरा, तो A स्क्वायर अपॉन सी बराबर, A स्क्वायर अपॉन सी की जगह पे हो जाएगा R, और ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो देखो A की वैल्यू इस तरीके से फाइंड की उसने, किसकी, A की, जो कांस्टेंट था ना A, उसकी वैल्यू ये है। तो A स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, आर सी और ये ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये आ गया, सही है ना, सही लिख रहा हूं मैं पूरा, बिल्कुल क्लियर है। तो A बराबर क्या होगा, तो A बराबर हो जाएगा अंडर रूट, तो ये आ गई A की वैल्यू। अब B की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी होती है, तो देखो हम बता देते हैं अभी क्या होगा। बेटा ये फॉर्मूला मैं मिटा रहा हूं, अब डायग्राम ये, चलो अब थोड़ा सा ध्यान दो, ग्राफ में मिटा रहा हूं। अब थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो A की वैल्यू मैं किसी के लिए भी निकाल सकता हूं। तो देखो A की वैल्यू मैं पहले निकालना बताता हूं, ठीक। फॉर K अल्फा लाइन, चलो फॉर K अल्फा लाइन, तो K अल्फा लाइन के लिए यार कितना सिंपल है, कहां से इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, n बराबर 2 से, मतलब L से K में आना चाहिए, L टू K ट्रांजिशन होना चाहिए। तो L के लिए N2
N2 बराबर 2 से N1 बराबर 1। अब ये तो पता ही होगा N1 और N2 क्या होते हैं। N1 माने जहां पे आ रहा है और N2 माने जहां से आ रहा है। तो यहां से यहां आ रहा है के अल्फा के लिए, देखो ये है ना, रखो। तो ये आ जाएगा a बराबर अंडर रूट आर सी, और ब्रैकेट में देखो 1/n1² मतलब 1 माइनस 1/4। क्लियर। तो a की वैल्यू हो जाएगी, ये बचेगा तुम्हारा 3/4। तो अंडर रूट 3rc/4 ये हो गया a की वैल्यू किसके लिए, के अल्फा लाइन के लिए। अच्छा चलो के बीटा के लिए बता देता हूं। तो फॉर, या और कोई बता देते हैं, चलो ये वाली इसके लिए बताते हैं। तो ये वाली कौन सी लाइन है पहले ये बताओ। तो ये तो एल सीरीज है, तो ये एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा। तो फॉर एल गामा लाइन, फॉर एल गामा लाइन मतलब कहां से कहां ट्रांजिशन, तो एल में आना चाहिए, और आना कहां से, ये देखो यहां से ओ से, मतलब ओ टू एल ट्रांजिशन। तो अब ये देखो एल के लिए ये ओ, पहले तो ओ के लिए N2 बराबर 5, N2 बराबर 5, 2 N1 बराबर ये वाला मतलब 2 रखो इसमें। तो ये a बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर सी 1/4 माइनस 1/25। क्लियर। तो ये आ जाएगा तुम्हारा a बराबर अंडर रूट आर सी, बेटा इसका एलसीएम आ जाएगा 100 4 25 माइनस 4 23, नहीं यहां पे 21। तो ये आ गया तुम्हारा लो 21 आरसी अपॉन 100। क्लियर। तो ये हो गया हमारा 21 आरसी अपॉन 100। क्लियर। अब चलो बी की वैल्यू और बता देता हूं मैं। तो फॉर, अब देखो बी की वैल्यू एक सिर्फ के अल्फा के लिए आपको ध्यान रखनी है बस, बाकी अगर होगा तो दिया होगा। तो फॉर के अल्फा लाइन, मतलब सबसे पहली ही लाइन है फॉर के अल्फा लाइन, ये वाली याद रख लो, ये भी दिया होगा, और बाकी अगर कुछ और होगा तो बी की वैल्यू दी होगी। तो बी बराबर 1। क्लियर। तो ये हमारा इतना पूरा हमें ध्यान रखना है। तो क्या ध्यान रखना है हमें, कभी भी आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं करोगे, क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, मोजलेस लॉ यूज करेंगे हम, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और ए और बी की वैल्यू में ए की वैल्यू तो फिक्स्ड है, कहां गई, ए की वैल्यू तो ये होगा, याद रखना है ये फॉर्मूला, और बी की वैल्यू याद नहीं रखनी है, बी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी होती है। क्लियर। तो ये इतनी बात हमें 100% याद होनी चाहिए। देखो बेटा ये क्वेश्चन है, ये 3-4 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, देखो ध्यान से, बड़ा सिंपल से कह रहा है कि Z1 एंड Z2 विच वन इज ग्रेटर। ठीक, देखो ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है ये डार्क वाला है ना, ये Z2 के लिए, और ये डॉटेड वाला दिख रहा है वो Z1 के लिए। अच्छा, लेकिन एक बात देखो ध्यान से, लैम्डा किसका कम और ज्यादा है, दोनों के लिए के अल्फा सीरीज है, देखो लाइन दोनों के लिए सेम है के अल्फा। तो के अल्फा अगर सेम है तो क्या सेम है, ए और बी है ना। ए की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3rc/4 है ना। तो आर ए बराबर क्या था, अंडर रूट 3rc/4, और बी बराबर के अल्फा के लिए 1, यही तो था। तो ए और बी तो दोनों के लिए सेम हो गए, क्योंकि ए और बी जेड पे डिपेंड ही नहीं करते। ए और बी डिपेंड करते हैं किस पे, ए तो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, देखो 3rc/4 है ना, मतलब ट्रांजिशन इसमें 3rc/4, ये किसके लिए, ए की पूरी वैल्यू लिखूं तो ये होता है, मैं पूरी वैल्यू लिख के बता देता हूं। ए और बी दोनों ही एक ही चीज पे डिपेंड करते हैं बस। तो ए की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट RC ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2², और बी बराबर क्या था 1 किसके लिए, लाइन के लिए, के अल्फा लाइन के लिए। तो ए और बी दोनों ही ऐसी क्वांटिटीज हैं जो ना तो मटेरियल पे डिपेंड करते हैं टारगेट के, ना वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करते, सिर्फ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां से फिल करने के लिए आ रहा है वैकेंसी को, इस पे डिपेंड, ट्रांजिशन पे डिपेंड करते हैं। ठीक, तो इसका भी आंसर हो गया, देखो ये वाला क्वेश्चन। इन ये फॉर्मूला मोजलेस लॉ, ऑन व्हाट फैक्टर्स ए एंड बी डिपेंड, किस पे डिपेंड करते हैं, ओनली ऑन ट्रांजिशन, नॉट ऑन जेड और वी अप्लाइड वोल्टेज। चल, तो जेड अलग अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्फा सीरीज देखो के अल्फा और के अल्फा लाइन ही है,
इसका मतलब ट्रांजिशन तो सेम है दोनों के लिए। कहां से कहां ट्रांजिशन हो रहा है? एल से के में हो रहा है, ठीक। तो दोनों के लिए ए और बी की वैल्यू सेम होगी। यहां पे n1 की वैल्यू होगी 1 और n2 की वैल्यू होगी 2। क्लियर? चल, तो अब कह रहा है कि z1 और z2 में कौन बड़ा है, तो लैम्डा पे डिपेंड करेगा। तो हम जानते हैं अंडर रूट न्यू की जगह पे लिख दो सी बाय लैम्डा, ठीक। तो अंडर रूट न्यू की जगह पे सी बाय लैम्डा लिख दिया, क्या होता है ए जेड माइनस बी, बात खत्म। जिसका लैम्डा कम उसका जेड ज्यादा, तो लैम्डा कम है लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 लेस देन लैम्डा 2, सो z1 ग्रेटर देन z2, बात खत्म। लैम्डा 1 कम तो z ज्यादा, ओके। चलिए, तो ये हो गया खत्म। अब देखो ये वाला, अ कोबाल्ट टारगेट इज बॉम्बार्डेड विथ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये वाला देखना, अ कोबाल्ट टारगेट मतलब टारगेट में क्या लिया हमने, कोबाल्ट लिया। bombarded with electrons and the wavelength of its characteristic spectrum are measured। तो ठीक है, कोबाल्ट के लिए हमने वेवलेंथ मेजर कर ली कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की। आ सेकेंड देखो हाँ, आ सेकेंड फेंटर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम मतलब एक और फेंटर माने जिसकी इंटेंसिटी कम हो थोड़ी, ठीक। इन द कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो फाउंड बिकॉज ऑफ एन इम्प्योरिटी इन द टारगेट। मतलब कोबाल्ट में कुछ इम्प्योरिटी एटम भी हैं, समझ गए ना। मतलब तो उस इम्प्योरिटी एटम का अलग कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बनेगा और कोबाल्ट का अलग वो बनेगा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। लेकिन कोबाल्ट के एटम्स ज्यादा हैं तो उनमें इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगी, और इम्प्योरिटी के एटम्स, इम्प्योरिटी मैंने थोड़ा सा मिला दिया दूसरा कोई कोबाल्ट में, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम थोड़ा सा फेंटर होगा। क्लियर? तो कह रहा है कि के अल्फा लाइन, ध्यान रखना दोनों के लिए के अल्फा लाइन में, कोबाल्ट वाली के अल्फा लाइन की वेवलेंथ ये है, पिकोमीटर में लिखा है, और इम्प्योरिटी के लिए के अल्फा लाइन की वेवलेंथ ये है। तो कह रहा है व्हाट इज इम्प्योरिटी, मतलब व्हाट इज इम्प्योरिटी मतलब इम्प्योरिटी का z बताना है हमें, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट सी बाय लैम्डा बराबर ए जेड माइनस बी करें यूज। तो कोबाल्ट के लिए करते हैं यूज। तो कोबाल्ट के लिए देखना ध्यान से, तो फॉर कोबाल्ट यहां लिख देना, फॉर लिख दे रहे फॉर कोबाल्ट। तो कोबाल्ट के लिए हो जाएगा अंडर रूट सी तो सेम होता है अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा कोबाल्ट में ये लिखा हुआ है लैम्डा कोबाल्ट। क्लियर? बराबर ए और बी दोनों के लिए सेम होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों की के अल्फा लाइन ही है। तो ए जेड कोबाल्ट माइनस बी, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। चलो फॉर इम्प्योरिटी, अब इम्प्योरिटी के लिए लगाओ। तो इम्प्योरिटी के लिए देखो अंडर रूट सी बाय लैम्डा इम्प्योरिटी, लैम्डा इम्प्योरिटी ये है, बराबर ए सेम होगा जेड इम्प्योरिटी माइनस बी डिवाइडेड सेकेंड इक्वेशन। इसको स्क्वायर करके डिवाइड कर दो, स्क्वायर करके डिवाइड कर दो और सॉल्व कर दो, तो जेड इम्प्योरिटी आ जाएगा, ये आएगा 30, ठीक। जेड की वैल्यू इम्प्योरिटी की 30 आएगी, सॉल्व तुम करोगे खुद। अब देखो द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन ऑफ कॉपर जेड इक्वल 29 इज लैम्डा सी यू, ठीक है। एंड फॉर मोलिब्डेनम z इक्वल 42 इज लैम्डा एमओ। तो कह रहा है रेशियो बता दो लैम्डा सी और लैम्डा एमओ का। कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है, ये फॉर्मूला लिखा है, इसका स्क्वायर करो पहले। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन लैम्डा, सी स्क्वायर अपॉन लैम्डा कौन सा था, कॉपर। तो लैम्डा सी यू का स्क्वायर, स्क्वायर कर रहे हैं तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा इसका, बराबर यहां पे ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा जेड सी यू माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो ऐसे ही दूसरे वाले की इक्वेशन लिखोगे तो मोलिब्डेनम है, तो सी अपॉन लैम्डा मोलिब्डेनम बराबर ए स्क्वायर जेड मोलिब्डेनम माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? डिवाइड कर दो इनको, डिवाइड करोगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, सी से सी खत्म। तो ये देखो लैम्डा एमओ अपॉन लैम्डा सीओ, सी क्या है कॉपर था, सॉरी। तो ये सी यू बराबर हो जाएगा, क्या बचेगा, जेड सी यू क्या है, जेड सी यू है कॉपर का जेड 29, तो जेड सी और बी की वैल्यू होगी 1, तो ये बचेगा 28। तो 28 का स्क्वायर अपॉन ये जेड एमओ वो है 42, और माइनस ये भी 1 क्योंकि के अल्फा लाइन है, तो 41 का स्क्वायर। अब इसका उल्टा पूछ रहा है वो, तो लैम्डा सी यू अपॉन लैम्डा एमओ ये हो जाएगा 41 अपॉन 28 पूरे का होल स्क्वायर। आई थिंक सब लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेटा हम लोग
एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा खत्म कर चुके हैं, एक्स रेज खत्म कर चुके हैं, और अब हमारा लास्ट चैप्टर रह गया इसका, कौन सा? न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ते थे, पहले था सिलेबस में, अब शायद हट गया है तो, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें इसमें से आपकी पढ़ी हुई हैं, केमिस्ट्री की हैं, पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। तो देखो न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में क्या है, थियोरेटिकल पार्ट था, मैंने इसलिए इसको पहले से लिख दिया है। डिस्कवर इसकी जो न्यूक्लियर फिजिक्स है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? एक्चुअली में रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, रदरफोर्ड ने स्टार्टिंग की थी इसकी। तो कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, मतलब न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? तो न्यूक्लियस में सबको पता है प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन बराबर 1 न्यूक्लियॉन। सॉरी, दोनों को अलग अलग हम लोग, दोनों को कंबाइंडली अगर हम दोनों को कहें, मैंने गलत बोल दिया अभी, 1 न्यूट्रॉन प्लस 1 प्रोटॉन बराबर 1 न्यूक्लियॉन, गलत बोला मैंने, आई एम सॉरी। मैं क्या बोल रहा हूं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को हम, अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं बोलना है तो हम क्या बोलेंगे दोनों के लिए कॉमन वर्ड न्यूक्लियॉन। क्लियर? ओके, तो चलो बेटा, मास ऑफ न्यूट्रॉन, बेसिक चीजें हैं ये। मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, ये लिखा 1.6749286 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? 1.6726। देखो यहाँ पे 1.6749 और यहाँ पे 1.6726, और ऑर्डर देखो सेम है। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन थोड़ा सा कम होता है, बहुत थोड़ा, जरा सा कम होता है, किससे? मास ऑफ न्यूट्रॉन से। ऑलमोस्ट बराबर भी हो सकते हैं, कहीं कहीं जहां पे हम assumption इतना फर्क नहीं पड़ेगा तो वहां पे हम दोनों को सेम मान लेंगे। ठीक है, चलो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर मान लेंगे। चलो रिप्रेजेंटेशन, तो देखो ये एक्स कोई एलिमेंट है, एक्स क्या है? कोई एलिमेंट है, एटम है, जिसका ये एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक मास नंबर है। ये एटॉमिक नंबर और जेड क्या? एटॉमिक नंबर, और ये क्या है? एटॉमिक मास नंबर। ऐसे भी लिखते हैं इसको। जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और आपको यह भी पता होगा कि अगर एटम कैसा है, न्यूट्रल है, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं, सबको पता होगा। तो ए क्या है? एटॉमिक मास नंबर, मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये सबको पता होगा। अब देखते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो इसका ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है 10⁻⁻15 मीटर का, मतलब इसको 10⁻⁻15 मीटर को सबको पता होगा क्या बोलते हैं? फर्मी। तो 1 फर्मी इक्वल 10⁻15 मीटर, याद रखना ये। ठीक, अब देखो आगे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालना है मान लो, तो इसका जनरल फॉर्मूला है R बराबर R0 a की पावर 1/3। ये आपने पढ़ा होगा, जहां R क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, R0 क्या है? एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ये लिखी है 1.1 into 10⁻⁻15 मीटर, ये याद रखना है। a की पावर 1/3, a क्या है? एटॉमिक मास नंबर ऑफ एटम। तो चलो ये सब क्लियर है, फॉर्मूला याद रखना है। डेंसिटी देखो, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है? डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होता है? अब देखो यहां पे मैंने मास मतलब टोटल न्यूक्लियस का मास, हम न्यूक्लियस की डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो यहां पे लिखना पड़ेगा हमें टोटल नंबर ऑफ, मतलब टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब मैंने यहां पे बोला न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट बराबर होता है, तो मैंने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को प्रोटॉन ही ले लिया। ठीक, तो अंदर कितने न्यूट्रॉन्स और प्लस प्रोटॉन होते हैं? ए, है ना? तो ए इंटू एक प्रोटॉन का मास, समझ गए? या फिर अगर पूरा लिखना हो तो मास ऑफ प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या होता है? जेड, और प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू ए माइनस जेड, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का नंबर कितना होता है? ए माइनस जेड, सबको पता होगा। ऐसे लिखो, या फिर सीधा क्या करो? ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ए इंटू मास ऑफ, मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि दोनों का लगभग सेम होता है। अपॉन वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब, है ना? आर रेडियस है, आर की जगह पे क्या रख दो? R0 a की पावर 1/3, तो a इंटू MP मास ऑफ प्रोटॉन, अपॉन देखो 4/3 पाई, आर की जगह पे रख दिया R0 इंटू a की पावर 1/3, तो R0 का तो क्यूब हो जाएगा और a की पावर 1/3 का क्यूब करोगे तो a आ जाएगा। a से a खत्म हो गया, तो इसकी वैल्यू MP, देखो 3 ऊपर गया, 3 MP अपॉन 4 पाई R0 क्यूब। वैल्यूज डाल दी किसकी? 3, 4 पाई R0, ये लिखा हुआ है, कहां गया?
अब ये है आर नॉट, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27, ये लिखा हुआ 1.67, ठीक, इंटू 10⁻27 किलोग्राम। सॉल्व किया तो यह 3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सोचो न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी ज्यादा है, मतलब न्यूक्लियस में जो मास है, सोचो 1 मीटर क्यूब जगह में, 1 मीटर क्यूब जगह में 3 इंटू 10⁻17 17 किलोग्राम मास है उसमें, ठीक। वाटर की डेंसिटी क्या होती है 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 10⁻3 किलोग्राम होता है, 1000 किलोग्राम होता है, और इसमें देखो 10⁻17 किलोग्राम। तो न्यूक्लियस में मास डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक। क्यों बता रहा हूं ये अभी बताऊंगा आगे, चलो ये ध्यान रखना है। अब देखो डेफिनेशन है 1 AMU, सबको पता होगा AMU किसकी यूनिट है, ये AMU मास की यूनिट है, लेकिन मास की यूनिट तो किलोग्राम भी होती है, लेकिन यहां पर जो किलोग्राम में यूनिट लिखी है देखो 10⁻27 किलोग्राम है ना, तो ये किलोग्राम बहुत बड़ी यूनिट होती है, जबकि यहां पे जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इनका मास कितना होता है बहुत कम, तो हमें एक बहुत छोटी यूनिट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने एक AMU इसको डिफाइन कर दिया, एटॉमिक मास यूनिट, इसको कहीं कहीं U भी लिख देते हैं, ठीक। तो 1 AMU को डेफिनेशन क्या है 1/12, मतलब इट इज मास ऑफ C12 एटम, कार्बन 12 एटम होता है ना वो, अब कार्बन 12 एटम भी रेस्ट में हो और कार्बन 12 में एक्साइटेड स्टेट में ना हो, एक्साइटेड मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं एक्साइटेड स्टेट में ना हो, तब, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी पार्टिकल में मास होता है, मास है और उसमें वेलोसिटी है, तो देखो आपको पता होगा m बराबर होता है m0 अपॉन √1 माइनस b² अपॉन c², मतलब ये m0 क्या होता है रेस्ट मास, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, रेस्ट मास 0 होता है, फोटोन जब चलता है तो मास 0 नहीं होता, उसका क्या होता है मास, एनर्जी क्या होती है, मोमेंटम क्या होता है h/λ, तो मास कैसे निकालोगे, मोमेंटम को लिख दो, क्या मोमेंटम होता है h/λ और बराबर इसका मोमेंटम m इंटू सी, ठीक। या सीधा कितना सिंपल है, एनर्जी पता है हमें, एनर्जी क्या होती है E बराबर mc², तो हमें चाहिए मास, तो m बराबर E अपॉन c², खत्म, क्लियर। तो फोटोन का डायनामिक मास होता है, लेकिन फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, क्योंकि फोटोन का रेस्ट में एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है। अब मान लो एक लाइट सोर्स है, वो जल नहीं रहा, तो उसमें फोटोन अंदर घुसे थोड़ी है, लाइट जला दिया फोटोन निकल गया, लाइट जलाओगे जब बट स्विच ऑन करोगे तो उसमें जो एटम्स है वो एक्साइटेशन होगा उनका, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे और नीचे आते समय फोटॉन्स निकालेंगे, मतलब फोटोन क्रिएट होंगे तब प्रोड्यूस होंगे, अंदर फोटॉन्स थोड़े ना भरे रहते हैं, तो फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, डायनामिक मास निकाल सकते हैं E बराबर mc² से। अब देखो ऐसे ही कोई भी बॉडी है अगर वो v स्पीड से चल रही है, कोई भी मास है v स्पीड से चल रहा है, तब उसका चलते टाइम पे मास होता है m और रेस्ट में होता है m0। तो ऐसे ही यहां पे अगर ये कार्बन 12 एटम मूव कर रहा हो तो इसका मास कुछ और होगा, तो हमें AMU डिफाइन कर देना है, ये ध्यान रखना है क्या कि कार्बन 12 का एटम रेस्ट में हो, नहीं तो इसका मास चेंज हो जाएगा फिर, और अपनी ग्राउंड स्टेट में हो, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में ना हो, क्लियर। तो उस कार्बन 12 का जो मास होगा एक एटम का, C12 के एक एटम का जो मास होगा उसका 1/12 जो होगा उसको हम बोलते हैं 1 AMU। इसका यूनिट इसको निकालना है तो बड़ा सिंपल है निकालना, तो 1 AMU की वैल्यू किलोग्राम में ये होती है, याद रखना है आपको, ठीक। क्या निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो यार, 6C12 के एक एटम का मास निकालना नहीं पता क्या, निकाल सकते हैं, है ना। चल तो 1 AMU बराबर ये हो जाएगा। अब देखो मास डिफेक्ट क्या होता है, ये ध्यान से समझना, मास डिफेक्ट। तो पहले मैं थोड़ा सा ये मिटा देता हूं, है ना, अब हम बात करेंगे मास डिफेक्ट। ये भी मिटा देते हैं। तो बेटा थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक। मास डिफेक्ट क्या चीज है, किसका मास डिफेक्ट है, न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट, ठीक। न्यूक्लियस के बारे में सीख रहे हैं तो देखो ध्यान से। अच्छा होता क्या है, मान लेते हैं न्यूक्लियस है हमारे पास, ध्यान से सुनना, ये न्यूक्लियस है, ठीक। ये है, इतना न्यूक्लियस है हमारे पास, ठीक। अब इस न्यूक्लियस में ये बताओ कितने प्रोटॉन्स हैं, तो मैं लिख देता हूं इसमें Z प्रोटॉन्स होंगे, Z क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक। और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो ये होते हैं A-Z, ये तो सबको पता है ना, बराबर ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स,
बहुत बढ़िया। और इसमें ऑर्बिट्स में ऐसे बोल दो, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी नंबर कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान रखना, बराबर ये तो Z होता है, जो प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, ठीक। अच्छा, अगर तुमसे कोई कहे कि भैया इस न्यूक्लियस का मास बताओ, इस न्यूक्लियस का मास बताओ, तो हम तो बता देंगे। कैसे बताएंगे, मतलब मुझे एक्सपेक्ट होगा, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मास इतना होना चाहिए, क्या, तो देखो मास ऑफ न्यूक्लियस कौन सा, एक्सपेक्टेड, मतलब जो हर आदमी जो सोचेगा वो, जो एक्सपेक्टेशंस होंगी कि भैया इतना मास होना चाहिए, ठीक। चलो, तो नंबर ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का मास चाहिए हमें, तो न्यूक्लियस का मास एक्सपेक्टेड क्या होगा, देखना न्यूक्लियस में है क्या, Z प्रोटॉन्स है और A माइनस Z न्यूट्रॉन्स है, तो मैं तो ये बोलूंगा मास ऑफ न्यूक्लियस मेरे हिसाब से मास ऑफ Z प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ A माइनस Z न्यूट्रॉन्स, सिंपल है। तो चलो यहां लिख देते हैं Z इंटू मास ऑफ एक प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन Z और इंटू एक प्रोटॉन का मास, प्लस A माइनस Z मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, बस ये एक्सपेक्टेड मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, मास ऑफ न्यूक्लियस होना चाहिए। अच्छा, ये तो हमने एक्सपेक्ट किया, ये होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन किसी तरीके से अगर हमने इसको तोला या किसी तरीके से देखा मास, इसको बोलते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस ऑब्जर्व्ड मास। आप समझो, ध्यान से सुनना, ऑब्जर्व्ड मास जो हमने एक्चुअली में, जो हमें ये तो हमने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन जब हमें पता चला भैया क्या है, कैसे पता चला, इससे पता नहीं चला, किसी तरीके से हमने न्यूक्लियस का मास निकाला, क्लियर। तो हमने देखा मास ऑब्जर्व कैसे, देखना बहुत ध्यान से सुनना, मास ऑब्जर्व में क्या किया हमने, मास ऑफ पूरा एटम, मास ऑफ पूरा एटम, सुनना बहुत ध्यान से, मुझे क्या पता चलेगा, मेरे पास तो पूरा एटम है ना भैया, तो मुझे एटम का मास पता चला किसी तरीके से, हमने तौल लिया, चलो हमारे पास एक तराजू है, उससे हमने इस एटम को तौल लिया, तौला हमने, तो हमें मिला मास ऑफ एटम, पूरे एटम का मास क्या मिला, ये लिखा m एटम, ठीक। लेकिन हमें तो न्यूक्लियस का देखना था, तो मैंने उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का मास हटा दिया, तो माइनस क्या हटाएंगे, Z इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू एक इलेक्ट्रॉन का मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमें ऑब्जर्व्ड मास मिला, समझ गए। अब हमने देखा क्या, ये दोनों बराबर होने चाहिए ना, मैंने ये एक्सपेक्ट किया था, और ऑब्जर्व हमें ये हुआ, बट क्या फाउंड हुआ, बट आई फाउंड दैट मुझे क्या मिला कि ये जो एक्सपेक्टेड मास है और ये ऑब्जर्व मास है, ये बराबर नहीं थे, ऑब्जर्व मास छोटा था, तो m ऑब्जर्व्ड इज लेस देन m एक्सपेक्टेड। ओके, अब ये क्यों हुआ, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, सब कुछ बताएंगे। थोड़ा छोटा मिला, इसका मतलब एक्सपेक्टेड मास इज स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑब्जर्व्ड मास, जो होना चाहिए एक्चुअली में वो तो ये है, लेकिन है ये, और ये वाला ऑब्जर्व वाला छोटा है, इसी के डिफरेंस को बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट डेल्टा m बराबर क्या हो जाएगा, m एक्सपेक्टेड बड़ा था जो, माइनस m ऑब्जर्व्ड, ठीक, ये है मास डिफेक्ट। आई थिंक देखो, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, ये मास डिफेक्ट निकालना आना चाहिए, मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको बता दिया है। अब ये हुआ क्यों, ये हमें समझना है, ठीक। तो चलो देख लेते हैं। तो बेटा पहले तो कॉमन सेंस की बात है, ये बताओ न्यूक्लियस स्टेबल है कि नहीं है, न्यूक्लियस स्टेबल होता है कि नहीं, हाँ न्यूक्लियस स्टेबल ही तो होता है, क्यों, अच्छा न्यूक्लियस में है क्या,
प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तमाम चीजें, मतलब यही दो चीजें हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जितने भी हों, मैं ऐसे ही बना रहा हूं अभी तो, ठीक। ये सब चीजें हैं न्यूक्लियस में। वैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, पाई मेसॉन, बोसॉन, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन हमें वो सब नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे वो बाद में बताएंगे। तो ये सब चीजें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। अब जरा सोचो, अगर हम नॉर्मली एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन को कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं तो ये रिपल्सन करते हैं ना, तो रिपेल करते हैं, भाग जाएंगे, है ना। लेकिन न्यूक्लियस में तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन है कि नहीं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को छोड़ दो, चलो न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नहीं लगता न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, सही बात है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि एक न्यूट्रल है, एक पे चार्ज है। लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन, ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन तो रिपेल करेंगे ना यार, ये प्रोटॉन तो रिपेल करेगा, ये प्रोटॉन इसको रिपेल करेगा कि नहीं, तो सबको बाहर नहीं भाग जाना चाहिए, लेकिन भागते तो नहीं है ना। क्यों नहीं भागते? एक्चुअली में इनके बीच में 100, इससे डिसाइड होता है कि 100% इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स के अलावा एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स भी है। मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को, इस रिपल्सन फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उससे भी बड़ा कहीं स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो अट्रैक्शन है, और इस फोर्स को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन ये हमेशा नहीं लगता, ये तभी लगता है जब इनके बीच की डिस्टेंस न्यूक्लियर रेंज में आती है, मतलब फर्मी के लेवल में आती है, 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में आती है। समझ में आई कि नहीं? मतलब बहुत कम डिस्टेंस पे जब ये आ जाते हैं। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, होता क्या है जब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग है, सब अलग अलग है, अब हमें एक न्यूक्लियस फॉर्म करना है, मतलब एटम फॉर्म करना है, तो हमने न्यूक्लियस, पहले न्यूक्लियस फॉर्म किया। तो न्यूक्लियस फॉर्म करने के लिए क्या हुआ? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन तमाम सारे हम ले आए, पास पास लेके आए, बिल्कुल क्लोज। लेकिन हमें पास लाने में ये तो रिपेल करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, फिर हम जब पास में लेके आएंगे, न्यूक्लियर रेंज में आ जाएंगे, तब ये सब एक दूसरे को अटैक करने लगेंगे। किसकी वजह से? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, ठीक है। और इनकी स्टेबिलिटी, जब ये इस रेंज में आ जाएंगे तो इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, खूब स्टेबल। अब बन गया न्यूक्लियस, अब इसको तुम तोड़ने में मुश्किल पड़ जाएगी, इसको तोड़ नहीं पाओगे आप, ठीक है। इसको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एक्चुअली में क्या हुआ है? एक्चुअली में सोचो, ये स्टेबल कैसे हो गए? पहले स्टेबल नहीं थे, दूर दूर थे, पास में ले आए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था, अभी भी स्टेबल नहीं है। फिर हम और पास ले आए, जब न्यूक्लियर रेंज में आ गए तो ये बहुत स्ट्रांग हो गए। अब लो, अब कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो इनको, ये स्ट्रांग है। इसका मतलब क्या है? इनकी एनर्जी रिड्यूस हो गई होगी। स्टेबिलिटी कैसे आती है? एनर्जी रिड्यूस होके, मतलब जब भी कोई स्टेबल सब्सटेंस बनता है या स्टेबल सिस्टम बनता है तो क्या होता है? जब वो सिस्टम बनता है ना, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी निकालता है। क्या निकालता है? एनर्जी निकालता है, तभी उसकी एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, ठीक। तो एनर्जी रिड्यूस हो चुकी इस सिस्टम की, मतलब इस सिस्टम ने एनर्जी को रिलीज किया होगा जब ये फॉर्मेशन हुआ होगा। क्लियर? न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा है ना, वो अभी ऐसे ही पढ़ो, इसी कॉन्सेप्ट में बेस्ड है वो। तो क्या होता है? जब एक स्टेबल न्यूक्लियस बनता है तो उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनसे फॉर्मेशन के ड्यूरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। यार एनर्जी कहां से आई? तो एक्चुअली में जो इनका मास होता है, जो ये एक्सपेक्टेड मास है, ये तो हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूएंट्स जो कंस्टिट्यूएंट्स है उनका मास लिख दिया पूरा। मेरे हिसाब से ये मास होना चाहिए, लेकिन वो तब था जब ये फॉर्म नहीं हुआ था, समझे? जब ये फॉर्म हो गया तो इसने एनर्जी रिलीज की, मतलब मास जो था ना इनका, अब अलग अलग होने, जब ये अलग अलग था पूरा न्यूक्लियस, कोई न्यूक्लियस फॉर्म नहीं हुआ था, तब जो टोटल मास था वो ये था। लेकिन जब फॉर्म हो गया तो ये जो फॉर्म होने के बाद जो मास है, ऑब्जर्व मास, ये पहले वाले मास से कम हो गया। तो जो मास कन्वर्ट हो गया किसमें? एनर्जी में, और वही एनर्जी इसने रिलीज की और इसने स्टेबिलिटी गेन कर ली। तो मास डिफेक्ट क्यों होता है? जब न्यूक्लियस फॉर्म होता है तब जो टोटल मास होता है सिस्टम का, मतलब एम ऑब्जर्व, वो एम एक्सपेक्टेड से कम होता है, और जो मास में कमी होती है ये, इसके इक्विवेलेंट एनर्जी क्या होगी? E बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ये एनर्जी फॉर्मेशन के ड्यूरेशन में निकलती है,
और एनर्जी इस तरीके से इस सिस्टम की कम हो जाती है। कितनी बराबर, किसके बराबर, E बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर के बराबर, और एनर्जी कम होने की वजह से इस सिस्टम में स्टेबिलिटी आ जाती है। ये ध्यान रखना है, ठीक। अब हम थोड़ा सा और भी एक्सप्लेनेशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।